स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वाणिज्यवाद के लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, राज्य द्वारा आर्थिक नियम। वाणिज्यवाद का मूल सिद्धांत यह था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में आर्थिक नियम बनाए जाएं। वाणिज्यवादियों का विचार था कि देश के उद्योगों, कृषि, व्यापार पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्येक राज्य की सरकार का यह कर्तव्य है कि ऐसे नियम जारी करे जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तथा समाज की भलाई हो। अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के कारण वाणिज्यवादी अर्थव्यवस्था को कुछ लेखकों ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी कहा है, जिसमें व्यक्ति के बजाय राज्य के हितों का पालन किया जाता है। इस प्रकार राज्य के अधीन अर्थव्यवस्था के कारण वाणिज्यवाद को राज्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सोने चांदी का संग्रह। वाणिज्यवादियों ने सोने चांदी के संग्रह पर अत्यधिक बल दिया। राज्य की आर्थिक नीतियों का प्रमुख उद्देश्य देश के लिए अधिक से अधिक सोने चांदी का संग्रह होना चाहिए। वाणिज्यवाद के युग में अधिक सोना तथा अधिक धन राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। विलियम पेटी के अनुसार व्यापार का अंतिम व महान प्रभाव धन की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि सोना चांदी और जवाहरात आदि बहुमूल्य पदार्थों में वृद्धि करना है, जो न तो नष्ट होते हैं और न ही इनमें परिवर्तन होता है। इनको प्रत्येक समय और स्थान में प्रयोग किया जा सकता है और ये हर समय संपत्ति होते हैं। वाणिज्यवादियों का प्रमुख नारा था अधिक सोना, अधिक धन और अधिक शक्ति। यूरोप में विभिन्न सरकारों द्वारा कीमती धातुओं के संग्रह पर बल दिया गया। इसे बुलियनवाद का नाम दिया गया। जिस राष्ट्र के पास जितनी अधिक संपत्ति होती थी, धातु होती थी, वह उतना ही समृद्ध माना जाने लगा। इस धन से युद्ध सामग्री प्राप्त करके देश में आंतरिक शांति व बाह्य सुरक्षा प्राप्त की जा सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का आर्थिक एकीकरण। वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू राज्य की सरकार की ओर से आर्थिक एकीकरण के लिए प्रयास करना था। राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए स्थानीय करों को हटाकर राष्ट्रीय कर लगाए जाएं। समस्त देश में एक जैसी मुद्रा, एक जैसे नापतोल के साधन प्रचलित किए जाएं। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग संबंधी एक समान नियम लागू किए जाएं। राष्ट्रीय योजना के अनुसार सड़कों और नहरों का निर्माण किया जाए तथा इन्हें एक दूसरे से मिला दिया जाए। कुछ ही देशों में स्थापित नियमों के स्थान पर राष्ट्रीय नियम लागू किए जा सके। इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड आदि देशों में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिला। यूरोप के राष्ट्रों का पूर्ण आर्थिक एकीकरण औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार के विकास पर विशेष बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्यवाद का आधार है। उनकी यह धारणा थी कि विदेशी व्यापार राज्य की धन दौलत में वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज लेखकों ने राज्य की धन संपत्ति बढ़ाने के लिए विदेशी व्यापार को विशेष महत्व दिया। नेक्स्ट है अनुकूल व्यापार संतुलन। वाणिज्यवादियों ने अपने अपने देश के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका तात्पर्य यह था कि देश के आयात मूल्य की तुलना में निर्यात का मूल्य अधिक हो। देश में निर्मित वस्तुओं का अन्य देशों में अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात हो। अन्य देशों की वस्तुओं का कम से कम आयात हो। तभी देश को विदेशी व्यापार से लाभ हो सकता है तथा इसके सोने चांदी अथवा संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। राज्य की सरकार को व्यापार संबंधी ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे व्यापार संतुलन उसके पक्ष में हो। कुछ वाणिज्यवादियों ने अनुकूल व्यापार संतुलन की अपेक्षा अनुकूल श्रम संतुलन के सिद्धांत की ओर ध्यान देने पर बल दिया, जिसका भावार्थ यह था कि निर्यात की वस्तुओं पर लगा कुल श्रम आयात की वस्तुओं पर लगे श्रम से अधिक हो। आधुनिक काल के कई अर्थशास्त्री श्रम संतुलन के सिद्धांत को व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक उत्तम और वैज्ञानिक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के उद्योगों की रक्षा। वाणिज्यवाद की एक प्रमुख विशेषता राज्य के उद्योगों की रक्षा करना था। राज्य सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य है कि देश में विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन दे तथा इन उद्योगों एवं उद्योगपतियों की हर प्रकार से रक्षा करे। देश में कच्चे माल का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए और विदेशों में तैयार की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। कच्चा माल, मशीनों और औजारों का निर्यात देश के उद्योगों के लिए हानिकारक समझा जाता था और राज्य की सरकार को इन पर पाबंदी लगाने का परामर्श दिया गया।
इसी प्रकार देश के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले कारीगरों का देश को छोड़कर अन्य देशों में चले जाना राष्ट्र के हित में नहीं समझा जाता था। राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा लोगों को विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कम करना चाहिए। उत्पादन को राज्य कानूनों से नियंत्रित करना पड़ता है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य को विशेष प्रोत्साहन देना पड़ता है। आयात पर कर के रूप में नियंत्रण लगाना पड़ता है जिससे कि अधिक माल आयात न हो पाए। किसी विशेष कंपनियों को ही आयात करने की सुविधाएं दी जाती है। इसे औद्योगिक प्रतिबंध और व्यापारिक नियंत्रण कहा जाता है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद। वाणिज्यवादियों के अनुसार उपनिवेश स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य मात्र देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। वे उपनिवेशवाद को वाणिज्यवाद का पूरक मानते थे। उनके विचार में उपनिवेशों को मात्र देश के लिए कच्चे माल का उत्पादन करना चाहिए और मात्र देश में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए मंडियों का काम करना चाहिए। उपनिवेशों में ऐसी औद्योगिक वस्तुएं तैयार करने की मनाही कर दी जाए जो मात्र देश में तैयार होती हो। मात्र देश उसे कहा जाता था जिसका कोई उपनिवेश है, तो जिसका उपनिवेश है उसे मात्र देश कहा गया है। जैसे हमारा हिंदुस्तान इंग्लैंड का उपनिवेश था तो इंग्लैंड को मात्र देश कहेंगे। उपनिवेशों में निर्मित वस्तुएं किसी भी तरह मात्र देश की वस्तुओं के मुकाबले में मंडियों में नहीं आनी चाहिए। विदेशियों को भी राज्य के अधीन उपनिवेशों के साथ व्यापार करने की मनाही कर दी जानी चाहिए। मात्र देश की सरकार को ऐसे नियम भी लागू करने चाहिए जिनके द्वारा मात्र देश के अधीन उपनिवेश को व्यापार के लिए केवल मात्र देश के जहाज़ों का प्रयोग करने दिया जाए, चाहे वे कितना भी अधिक किराया वसूल करें। इन सब का उद्देश्य केवल मात्र देश को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य को शक्तिशाली बनाना। वाणिज्यवादी राज्य की धन संपत्ति में वृद्धि के साथ साथ उसे शक्तिशाली बनाने के पक्ष में भी थे। धन से शक्तिशाली सेना और नौसेना का निर्माण किया जा सकता था। विदेशियों की सेनाओं को भाड़े पर प्राप्त किया जा सकता था। युद्धों में सफलता का साधन धन ही माना जाता था। राजनीतिक शक्ति के द्वारा उपनिवेश प्राप्त किए जा सकते थे। तो स्टूडेंट्स, ये थे वाणिज्यवाद की विशेषताएं या लक्षण जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।